नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञों से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में और आपको जानकारी देंगे। आरटीआई से जुड़े नियम कानून बताएंगे। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। लोगों को सूचना तय समय पर पाने का रास्ता दिखाया है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल कर सकता है और इस तरह से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन लोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इनके पास ही जमा करना होता है। इसके लिए नागरिक को सरकारी संस्थान जाकर बस एक आवेदन देना होता है और आवेदन देने के बाद उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिनों के भीतर देना होता है। इस तरह ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग कर वो अपने हक की मांग कर सकता है। ये तो थी आरटीआई से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज आरटीआई के नियमों के बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता के.आर. आनंद जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आनंद जी, आपको आरटीआई से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आरटीआई से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0120612793 0120612793 पर भी आप कॉल करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। विषय आरटीआई से जुड़े हुए कानूनी जानकारी लेने के लिए आप फोन करें। तो आनंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आनंद जी आपसे यही है कि आरटीआई की आखिर शुरुआत क्यों हुई, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी थी और क्यों ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन ये बनाना पड़ा? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए नेहा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग रिमार्क दिया है। आपने इसके बारे में लगभग सारी जानकारियां संक्षिप्त रूप में रख दी हैं और उसी आधार पे अगर मैं आपको उसी को थोड़ा सा विस्तृत करके समझाऊं तो हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जी। हमारा डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र में जैसा कि आप सभी जानते हैं शासन जनता के हाथों में होता है। सरकार एक माध्यम होती है, जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा होता है ये शासन। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार चुनने की फिर से बारी आती है तो सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, इन तमाम जानकारियों के आधार पे ही जनता अपना फिर से मताधिकार का प्रयोग करती है, निर्णय बनाती है कि हम किस उस पार्टी को फिर से चुने, नहीं चुने, क्या होना चाहिए। तो एक पहलू था इसका जी जी जी। और उसी के संदर्भ में सरकार जब तक काम करती रहती है तब तक सरकार क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा अभी आपने भी कहा था कि बहुत सारे घोटाले ऐसे हुए, स्कैम्स हुए, जिसको उजागर करने के लिए आरटीआई के प्रोविजंस का उपयोग किया गया। अगर आरटीआई का प्रोविजंस नहीं होता तो हम कोलगेट या जितने सारे स्कैम्स हुए हैं इस कंट्री में, वो 2G स्कैम हुए, कोलगेट स्कैम हुए और बहुत सारे स्कैम हुए, हम उसमें शायद उस स्कैम्स को, उस घोटालों को समझ भी नहीं पाते। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पहलू ये भी है कि जब कोई संस्था काम कर, अब संस्था का जब भी मैं बात करूंगा तो आरटीआई के दायरे में कौन सी संस्था आती है हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि आरटीआई के दायरे में तमाम सरकारी संस्थाएं आती हैं। तो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी राज्य विशेष की हो या केंद्र सरकार की संस्था हो, तो उसके अधिकारी सही से काम करते हैं या नहीं करते हैं, इन तमाम बातों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इसलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। इससे पहले अगर आपको याद हो
या दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। उसमें भी सूचना का अधिकार था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ और प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें जब 2004 में ये सरकार बदली तो उन्होंने सोचा कि इसको अमेंड किया जाए और बहुत सारे सलाह उसमें आए थे, एडवाइस दिया गया था विभिन्न कमेटियों के द्वारा कि आप इसको फिर से बदलिए, इसमें संशोधन कीजिए। लेकिन जब देखा गया तो उन्होंने सोचा कि इट इज ए सब्सटेंशियल चेंज, देयर आर सो मेनी चेंजेस, तो उससे बेहतर होगा कि पुराने एक्ट को रिपील कर दें और नया एक्ट ले आए। तो फिर फाइनली हमने 15 जून 2005 को इस एक्ट को पाया, यानी कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिला उसी दिन मिला हुआ था। तो 2005 से यह एक्ट लागू है। अब एक अहम बात यह है कि इसको अधिकार इसका किसके पास है, मतलब कौन इसको कर सकता है। तो अगर आप सेक्शन 6 देखें इस एक्ट का, तो सेक्शन 6 कहता है ए पर्सन, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें आपको विशेष बात कहूंगा कि हर एक्ट का एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होता है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्लियरिस एकदम बहुत ही इट इज वेरी मच क्लियर, स्पेशली एम्फेटिकली रिटन कि एक सिटीजन ही आरटीआई एक्ट के तहत कोई सूचना पाने का अधिकारी है। और यह एक तरह से फंडामेंटल राइट भी है हमारा। आर्टिकल 19 आरटीआई हमारा फंडामेंटल राइट है। कौन इसको फाइल कर सकता है, कैसे फाइल किया जाता है सर, इसको भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, जैसे अभी मैं कह रहा था, आर्टिकल 19 जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप उस अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं, आप एक्सप्रेस कब करेंगे जब आपके पास सूचना होगी। आप अपनी बात को तब रखेंगे सामने, किसी आधार पे ही तो रखेंगे ना, तो इसके लिए आपको सूचना की आवश्यकता होती है। और ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इस पे एक तरह से आपको इफ आई एम करेक्ट 1975 के आसपास, 1975 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण जी के केस में इसको कहा हुआ है कि यह एक फंडामेंटल राइट है। तो हर आदमी सूचना पाने का अधिकारी है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इसको कौन फाइल कर सकता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जो 2000 अभी जो हम आरटीआई आनंद जी, इसके बारे में भी मैं जानूंगी कि इसका प्रोसेस क्या है, लेकिन इस बीच हमारे साथ जगदीश जी जुड़ गए हैं सिलीगुड़ी से। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या है आपकी समस्या और क्या जानना चाहते हैं आप आरटीआई के बारे में, हमें तफसील से बताएं। बताइए जगदीश जी। लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपका भी कोई सवाल है आरटीआई से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन लाइंस खोली हुई है। एक बार फिर से आनंद जी का रुख करते हैं। आनंद जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे आपने पूछा कि ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि मैं इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि अगर ये फंडामेंटल राइट है तो फिर जब संविधान में इसका प्रावधान है कि यह एक फंडामेंटल राइट है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट दैट वी कैन गेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो फिर इस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्पेशल एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी जी? तो होता क्या है कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसको हम स्पेशल वे में उसका बहुत सारा जो इम्फेस्टिक यूज होना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। और यह अधिकार जो है जनता के लिए बहुत ही अहम था, इसलिए इसका एक स्पेशल इनेक्टमेंट, इस सारे प्रोविजंस को इकट्ठा करके इनेक्टमेंट करा गया स्पेशल 2005 में, जैसा मैंने कहा आपको। और इसको चलाने के लिए एक रूल की भी आवश्यकता थी, तो वो रूल फाइनली बाद में चल के 2012 में, उसको भी बोलते हैं द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012। तो वो उस रूल्स के आधार पे दोनों एक साथ मिलके सारे प्रोविजंस को आप जब इकट्ठा देखेंगे तो आपके सारे सूचना आपको प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, बाय पासिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स। अब उसके आधार पे जैसे मैं कह रहा था कि फाइल कैसे करते हैं, तो सेक्शन 6 जो है इसका 2005 वाला जो एक्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसका सेक्शन 6 स्टिपुलेट करता है कि यह इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा आम आदमी को, यानी कि नागरिक को। उसमें सिंपल सा बात है कि आप या तो रिटन एप्लीकेशन कर सकते हैं या ओरल भी कर सकते हैं। आप किसको करेंगे, ये पहली बात होनी चाहिए। तो जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस पे पॉज करूंगा, उस प्रोसेस से पहले ये बताऊंगा कि हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका एक पब्लिक अथॉरिटी में एक PIO होता है। हमारा हिंदी का शो है, बट मैं टर्म आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ। PIO का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसा आपने कहा था जन सूचना अधिकारी। जी जी जी। तो PIO होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PIO होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल CPIO, और स्टेट के जो होते हैं उनको बोलते हैं हम स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट मीन्स SPIO। जी जी जी। उनके पास आप कोई भी, मैं, आप या जगदीश जी जैसा अभी जुड़ रहे थे, या कोई भी इस देश का नागरिक किसी भी सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन लिखित हो सकता है। अगर कोई आदमी ऐसा है जो खुद से लिख नहीं सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको इस सूचना से डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। वह सिंपली जाके ओरली कहेगा कि मुझे यह सूचना चाहिए, उसके बात को लिखा जाएगा उसके सामने, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, और उससे फिर जो भी होगा थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर उस एप्लीकेशन पे लेकर के फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो उसी आधार पे रिटेन हो सकता है या ओरल हो सकता है। अब उस जो CPIO है या SPIO है, एक थोड़ा सा इसमें और स्टेप आपको बता दूं कि जो सब डिविजनल लेवल होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जहां बैठते हैं, जी जी, वहां पे एक असिस्टेंट PIO भी बैठता है, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जी। तो आप उनके यहाँ भी, अगर कोई ग्रामीण इलाके में रहते हैं, मैं इसलिए जानबूझ के इस बात को फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनका सब डिवीजन जो नजदीक हो, तो वो वहां जाकर के भी अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और सूचना, कोई भी सूचना, मैं जब सूचना की बात करता हूं तो सरकार से संबंधित कोई भी सूचना जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, आप उसको उसका मांग कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर दैट इंफॉर्मेशन, एंड द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज आर बाउंड टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस हैं, इसके आगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सेक्शन 8 कहता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे सूचनाएं आपको नहीं, चलिए उसका भी हम चर्चा करेंगे आगे, और आपसे और भी इंफॉर्मेशन और भी जानकारी लेते रहेंगे। आनंद जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से RTI को आप फाइल कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, कहाँ कहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं, और किस तरह से किसी भी संस्थान से जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आप ले सकते हैं। आनंद जी, किन किन संस्थानों से RTI एक्ट की जानकारी मांगी जा सकती है? RTI एक्ट के अंतर्गत न आने वाली संस्थाएं आखिर कौन सी है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये समझिए कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। जब मैं पब्लिक अथॉरिटी की बात करता हूं तो सेक्शन 2H में इसको डिफाइन किया गया है एक्ट के सेक्शन में। वहां पे पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जिसका संविधान के किसी भी प्रोविजन के तहत गठन हुआ हो, एस्टेब्लिशमेंट उसका जो हुआ हो, संवैधानिक संस्था के रूप में संविधान के प्रोविजन के तहत हुआ हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरह का जो भी है आप उनसे भी, वो भी आते हैं। या फिर अगर पार्लियामेंट में या किसी स्टेट लेजिस्लेचर में इफ सम लॉ हैज बीन इनैक्टेड and on that basis some organization has been established, किसी संस्था का गठन किसी पार्लियामेंट के किसी कानून के द्वारा हुआ है, या फिर किसी राज्य के विधान परिषद, विधानसभा के द्वारा हुआ है, तो फिर उस संस्था से भी आप ले सकते हैं सूचना। जी। या फिर अगर गवर्नमेंट के द्वारा पोषित कोई भी संस्था हो, व्हेन आई से गवर्नमेंट के द्वारा पोषित मींस फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है आनंद जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकेश जी हैं, मध्य प्रदेश से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए कौन सा सवाल है आपका? जी मैं आनंद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक नियम आया है जिसमें आम नागरिक को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिला है, इसमें पहला तो ये कि इसके
हम लोग जो ट्राइबल से हैं जो लोग, ये किस प्रकार से आरटीआई को दाखिल कर सकते हैं, किन किन संस्थानों कर सकते हैं। दूसरा, अगर करते हैं तो उनकी आरटीआई जो दाखिल उसमें कागज लगा दिए जाते हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है, तो कहीं ना ऐसी सूचनाएं मिलती है कि उनके जानकारी नहीं दी जाती है। तो उसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? कैसे आरटीआई फाइल की जाती है इस बारे में तो बता चुके हैं आनंद जी, लेकिन अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है आनंद जी? जैसा कि मैंने मुकेश जी को सुना, मुकेश जी वैसे तो मैं बता चुका हूँ इस बात को, लेकिन शॉर्ट में आपको 10 सेकंड में समझा देता हूँ कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के सामने जा सकते हैं अपनी सूचना पाने के लिए, जिस डिपार्टमेंट में आपका काम होना है, और वो सरकारी संस्था या सरकार से द्वारा पोषित संस्था, गवर्नमेंट फिनांस होना चाहिए वो। आप वहां पे एक लिखित आवेदन दे सकते हैं और 10 रुपए का एक फीस लगता है नॉर्मल सा। अगर आप बिलो पॉवर्टी, आप मतलब कोई भी आदमी अगर बीपीएल के दायरे में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको वो फीस भी नहीं देनी होती है। और उसके बाद जब आप आवेदन करते हैं तो 30 दिन का एक पीरियड होता है। जो अथॉरिटी होते हैं, द पर्सन, द अथॉरिटी बिफोर यू whom you have applied for the information, जिनके सामने आपने अपनी सूचना के लिए आवेदन लगाई है, उनको 30 दिन का समय दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। वह 30 दिन के अंदर आपको अपना जो सूचना, वांछित सूचना है, उस पर निर्णय करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सूचना प्रदान करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रश्न है, आप मीन्स द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, इंफॉर्मेशन यू हैव सॉट फॉर, तो उसको ध्यान में देखेंगे। कुछ ऐसे सूचना है, देयर आर सम इंफॉर्मेशन जिसको वो नहीं दे सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको डिनाई भी किया जाएगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर देने योग्य होगा तो 30 दिन के अंदर उनको देना पड़ेगा। हाँ, इसमें जब मैं टाइम पीरियड 30 दिन की बात करता हूँ तो 2 चीज शायद आप ना भी पूछे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने किसी अथॉरिटी के पास अपनी सूचना के लिए आवेदन लगाई और वह जो अथॉरिटी है, दैट पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग दैट इंफॉर्मेशन, यानी कि वह सूचना आपको ए जगह से नहीं मिलके बी जगह से मिलना है, तो आपका रिजेक्ट नहीं करेंगे। संविधान, इसमें एक्ट में प्रावधान है कि आपके एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां से आपको सूचना प्राप्त होने का लेकिन 30 दिन के अंदर सूचना पहुंचाई जाएगी। ठीक है आनंद जी, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सरोज जी हैं अंबाला से। सरोज जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए मैम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सर से ये पूछना था कि मेरे ना मायके की प्रॉपर्टी है, ऋषिकेश मेरे मायके है, तो मैं अगर केस करती हूँ तो प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा मिलेगा, यही पूछना था मुझे दरअसल। वैसे तो आनंद जी हमारे ये टॉपिक से अलग इनका सवाल है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के बारे में पूछना चाहती है, मायके में इनकी प्रॉपर्टी है और ये अपना हिस्सा लेना चाहती है, तो क्या मिल सकता है, उसका क्या तरीका है? फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं फिर भी इनको बता देता हूँ कि अगर आपके जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके पिताजी, माताजी, दादाजी के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके माताजी पिताजी का अर्जित कोई प्रॉपर्टी होगा जिसको उन्होंने किसी को दान में देना चाहा या कुछ भी, उस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट बनता है, आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं, आप अपना हिस्सा ले सकते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल आनंद जी, आरटीआई में जवाब आने के लिए कम से कम अवधि, क्योंकि 30 दिन रहती है, और अगर इस अवधि में जवाब नहीं मिलता है या फिर जैसा कि हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि इधर उधर का जवाब दिया जाता है, सटीक जवाब नहीं दिया जाता है, तो इसके खिलाफ भी आगे आप कार्रवाई करवा सकते हैं? देखिए नेहा जी, इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, नॉर्मली ये आम आदमी के बीच में ये बात होती नहीं है, सब 30 दिन समझते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि ट्रांसफर हो जाएगा मान लीजिए एप्लीकेशन, तो उस स्थिति में 5 दिन का एडिशन होता है। अच्छा, तो फिर 35 दिन हो जाएगा। जी जी, ठीक है ना, तो इस तरह का कुछ प्रावधान है जिसमें 5 दिन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 35 दिन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई संस्था आरटीआई का जवाब ना दे तो क्या किया जा सकता है सर? देखिए 30 दिन इसका एक प्रिंसिपल है कि इफ देयर इज साइलेंस आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड, द इंफॉर्मेशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। मतलब हुआ कि अगर
जो 30 दिन का पीरियड है, मैं 30 दिन ही मान के चलता हूं, मान लीजिए नॉर्मल व्यवहार में, तो 30 दिन के अंदर अगर आपको सूचना नहीं मिलती है और आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है किसी तरह का, तो आप मान के चलिए कि वह आपको रिफ्यूज कर दिया गया और उसके आधार पे आप अपेलेट अथॉरिटी के पास जाके फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको सरपास करना चाहें तो आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन या सेंट्रल कमीशन जहां से वो संबंधित होगा वहां कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। सर, इसको रिफ्यूज करने के क्या आधार होते हैं? देखिए, रिफ्यूज करने के कुछ आधार ऐसे हैं, जैसे अब सेक्शन 8 पे अगर हम उसको चर्चा करें, उसमें सारा दिया हुआ है। सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 है, जिसमें 10 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और बहुत सारे अलग भी और भी प्रोविजन है। खास करके मैं उसमें से 2-3 आपको मुख्य बता देता हूं। जैसे सपोज करिए कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे हमारे राष्ट्र को के संप्रभुता को खतरा हो सकता है, हमारे राष्ट्र के सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उस तरह का इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। पहली बात। अगर मान लीजिए किसी को इंफॉर्मेशन आप ऐसे संस्थान से मांग रहे हैं जो ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी के रूप में काम कर रहा है, हाँ। तो वो किसी और का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता है, तो उसको भी डिनाई कर सकता है। जैसे मैं इस पे एक मुझे वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का याद आ रहा है, वो इसके थोड़ा सा जैसे सीबीएसई का वो केस था आनंद बंदोपाध्याय वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन फिड्यूशियरी कैपेसिटी यानी कि ट्रस्टी के रूप में जो आपके पास है, ट्रस्टी के रूप में हमारे पास क्या होता है, जो हम किसी के विश्वास को अर्जित करके अपने पास रखे होते हैं, तो हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसका मकसद ये होता है जी। तो इस आधार पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस केस में कहा गया था कि जो एजुकेशन बोर्ड है वो इंफॉर्मेशन दे, वो ट्रस्टी नहीं है, वो अलग चीज है। तो उस आधार पे नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके आधार पर ये रिफ्यूज किया जाता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए शायद पूछना पड़ता है जाकर, अगर 30 दिनों के अंदर आपके पास जो जवाब है वो नहीं आया है, या फिर आपको इन्फॉर्म किया जाता है। देखिए, नियम है कि आप सेक्शन 6 में जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सेक्शन 7 कम्स इनटू प्ले। सेक्शन 7 कहता है यू हैव टू मेक द, मतलब पब्लिक अथॉरिटी जो सीपीआईओ है, एसपीआईओ है, इनकी बात कर रहा हूँ, कि दैट अथॉरिटी हैज टू मेक द डिसीजन। वो डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है या आपके अगेंस्ट हो सकता है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ही हैज टू गिव द रीजन। वो अगर आपको रिजेक्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन को, तो कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं, आपके वो साइलेंस कर ले, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर वो कुछ बताते ही नहीं, तो आप मान लीजिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और आप उसके खिलाफ आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड अपील में चले जाइए, जिस अपील के लिए भी आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आनंद जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को आरटीआई के बारे में बताया। आपने बताया कि आरटीआई क्या होती है, कैसे फाइल की जा सकती है, कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन से संस्थाओं से ले सकते हैं, क्या क्या आपके हक है और किस तरह से आप एक इंफॉर्मेशन को जुटा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।